नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है? जी नहीं, सोना नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी बॉडी को मेहनत करके थकाना पड़ता है। चलिए मैं बताता हूं। दुनिया की सबसे आसान चीज है लोन लेना। अगर पब्लिक बैंक मना कर दे तो प्राइवेट बैंक, और अगर वे भी मना कर दें तो कई ऐप्स हैं जो आपको बहुत आसानी से लोन दे देती हैं। और लोन लेने के बाद हम सभी का एक ही सपना होता है कि लोन चुकाकर कर्ज मुक्त जिंदगी जिएं, ताकि हम सिर ऊंचा करके सड़कों पर चल सकें और लोगों से आंखें मिलाकर बात कर सकें। क्योंकि लोन चुकाने के बाद जो पीस और कंफर्ट मिलता है उसका मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपका भी सपना है लोन उतारकर सुकून से जीने का, तो इसे पूरा करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, लोन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो हमारे लिए लेना जरूरी हो जाता है, जैसे हाउस लोन, एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस लोन, जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। और दूसरा वो लोन जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसे लेना बहुत जरूरी है। चलिए दूसरे प्रकार के लोन के बारे में थोड़ा जानते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आप इसमें कैसे फंसते हैं। मान लीजिए आपकी नई नई जॉब लगी है 30,000 रुपये महीने की। आप मॉल में गए, थोड़ा घूमे, फिर एक मोबाइल शॉप में गए। वहां आपको एक मोबाइल पसंद आया। आप उसकी कीमत पूछते हैं तो पता चलता है कि वह मोबाइल 60,000 रुपये का है। आप मन मारकर उसे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले मिलते हैं। आप उनसे थोड़ी चर्चा करते हैं और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अब आगे क्या? वही जो हम में से कई लोगों के साथ हुआ है। कार्ड मिला और उस पर 30 से 40,000 की एडिशनल क्रेडिट लाइन मिली और आप मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो उसकी ईएमआई बनवा लेते हैं। ईएमआई 2 से 3,000 रुपये की होती है, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ईएमआई बनाने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि आप हर चीज़ ईएमआई पर ही लेने लगते हैं, और देखते ही देखते आपकी ईएमआई आपकी सैलरी का 50% खाने लगती है। ऊपर से रेगुलर फिक्स्ड खर्चे जैसे रेंट, बिजली, पानी, खाना भी तो है, तो पूरी सैलरी उसमें जाने लगती है। अब लोन के लिए फिर से लोन लेना पड़ता है, और अगर कोई ज़रूरी काम आ गया तो ईएमआई की ड्यू डेट भी मिस होने लगती है। ड्यू डेट मिस हुई तो अब उसका अलग झंझट। तो इस तरह आप फंस जाते हैं लोन के दलदल में। आइए जानते हैं कि गलती क्या थी। नहीं, क्रेडिट कार्ड लेना गलती नहीं थी। दरअसल गलती हमारी पूर्ण बजट प्लानिंग में थी। तो बजट कैसे बनाएं, ये जानने के लिए हमारे साथ आगे बने रहें, जहां हम न सिर्फ बजट प्लानिंग पर चर्चा करेंगे, बल्कि इस लोन के दलदल से बचने की टेक्निक के बारे में भी सीखेंगे। बजट, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो ये बजट होता क्या है जिसका इतना हाइप होता है? सिंपल भाषा में समझे तो बजट का मतलब है अपनी इनकम और खर्चों का ट्रैक रखते हुए अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ना। हर इंसान की जिंदगी में पर्सनल बजटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप सुकून की जिंदगी जी सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने लोन को भी बजटिंग के थ्रू उतार सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बजटिंग में आप न सिर्फ अपनी इनकम का कितना हिस्सा कहाँ खर्च करना है इसकी डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं, बल्कि बचे हुए पैसे से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स या लोन चुकाने की भी प्लानिंग करते हैं। क्या बजटिंग जरूरी है? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वह जादुई दरवाजा है जो आपको लोन चुकाने की टेक्निक की ओर ले जाता है। हालांकि उस टेक्निक के बारे में हम आगे जरूर जानेंगे, पर अभी नहीं। अभी हमें जानना है कि बजटिंग कैसे करें। जैसे हर जादू की एक ट्रिक होती है, वैसे ही बजटिंग की भी ट्रिक्स हैं। बहुत सारी ट्रिक्स और कई सक्सेसफुल मेथड्स हैं बजट बनाने के, पर अभी हम सबसे सिंपल टेक्निक पर फोकस करेंगे, क्योंकि नया नया जादू सीख रहे हैं ना, तो सबसे मुश्किल टेक्निक पर हम क्यों जाएं। अभी तो हमें बेसिक से शुरू करना है, तो सबसे सरल टेक्निक ही बेस्ट है। जिस टेक्निक के बारे में हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है नो बजट बजटिंग टेक्निक। अरे, इसके नाम में ही नो बजट है, ये बजटिंग टेक्निक है भी कि नहीं? जी डरिए मत, ये बजटिंग टेक्निक ही है, और बहुत ईजी भी। इसका नाम नो बजट टेक्निक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा बजट नहीं बनाना है, और ना ही कागज पेन लेकर कोई आउटलाइन बनानी है। इसमें आपको बस अपनी लिमिट में खर्च करने पर ध्यान देना है। मतलब कि अपनी इनकम को सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस और दूसरा बचा हुआ हिस्सा यानी आपकी सेविंग्स। इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसको समझते हैं।
मान लीजिए आपकी इनकम है 30,000 रुपये महीना और आप घर से दूर अकेले रहते हैं। आपका फिक्स्ड खर्चा यानी रेंट, बिजली, पानी, खाना, एंटरटेनमेंट का मंथली खर्चा आता है 12,000 रुपये। तो क्यों ना आप वह 12,000 रुपये कैश निकाल कर अलग रख लें और बाकी बचे 18,000 रुपये अपने बैंक में रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने सारे एक्सपेंसेस का हिसाब रख पाएंगे और साथ ही आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, हमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना है और वह है कि हमें अपनी सेविंग्स से पैसा नहीं निकालना है, जो है सिर्फ उसी से काम चलाना है। वैसे वे बचे हुए 18,000 रुपये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सेविंग्स ही हो पूरी, क्योंकि हमारा मेन गोल है अपना लोन चुकाना। और उन बचे हुए 18,000 रुपये से अपना लोन कैसे चुकाना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब वक्त है सबसे मेन बात डिस्कस करने का कि लोन कैसे उतारें। वैसे तो लोन उतारने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर इस एपिसोड में हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं उसका नाम है डेट स्नोबॉल टेक्निक। डेट स्नोबॉल टेक्निक को आसान भाषा में समझें तो जैसे स्नोबॉल, बात को आसान बनाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए स्नोबॉल को बर्फ के गोले में बदल देते हैं। जैसे बर्फ का गोला बनता है, मतलब धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता है, कुछ वैसा ही इस टेक्निक में भी होता है। इसमें भी पहले छोटे लोन्स चुकाते हुए बड़े लोन्स की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको यूज में कैसे लाना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने सारे लोन्स को एक साथ लिखना है, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन, आपका स्टूडेंट लोन या कार लोन और कोई भी लोन। उनको एक साथ लिखने के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी सबसे कम किस्त किस लोन में जाती है और सबसे ज़्यादा किस्त हम किस लोन में पे करते हैं। इसके बाद सबसे पहले ज़रूरी EMI पे करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो सबसे छोटे लोन में डालना है। इससे होगा ये कि एक एक करके हमारे सारे लोन्स चुकने लग जाएंगे और एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें लोन चुकाने का मोटिवेशन भी बना रहेगा। ऐसा लग रहा है मैंने कोई बोरिंग कहानी सुना दी। ऐसा करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल पहले मैंने आपको समझाया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी सेविंग्स है अभी 18,000 रुपये की खर्चे के लिए। मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड EMI है अराउंड 3,000 रुपये महीना और मेरा स्टूडेंट लोन है जिसकी किस्त है 11,000 रुपये महीना। अब डेट स्नोबॉल टेक्निक का यूज़ करते हुए हम बढ़ते हैं छोटे से बड़े लोन पर, यानी 3,000 रुपये महीने का मेरा क्रेडिट कार्ड बिल मेरा सबसे छोटा लोन है। पहले मैं अपने दोनों लोन्स यानी 3,000 रुपये क्रेडिट कार्ड और 11,000 रुपये स्टूडेंट लोन की EMI पे करूंगा। अब मेरे पास 4,000 रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं। इन रुपयों में से मैं सबसे छोटे लोन यानी 3,000 रुपये की EMI और भर दूंगा। अब बचे हुए 1,000 रुपये मेरे इमरजेंसी फंड का पार्ट बन जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा 3,000 रुपये वाला लोन जल्दी उतर जाएगा और उसके बाद मेरे पास महीने के 7,000 रुपये बचेंगे, जिन्हें मैं अपने 11,000 रुपये वाले लोन की एक्स्ट्रा EMI पे करने में यूज़ करूंगा। मेरे इस एग्जाम्पल में आप खुद को रखकर अपने लोन को छोटे से बड़े में रखकर आसानी से ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। मुझे पता है जहाँ कुछ लोगों को ये टेक्निक पसंद आएगी वहीं कुछ के मन में ये भी होगा कि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट तो कम होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा लोन तो अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, गरीबी में आटा गीला, ये कहावत तो हम सब ने सुनी है और ये कहावत हमारी जिंदगी में फिट बैठती है, क्योंकि जब पैसा कम होता है तभी कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है, जैसे कि कोई मेडिकल एक्सपेंस या घर में कोई चीज़ खराब हो जाना या शेयर मार्केट में लॉस, या और कुछ नहीं तो हमारा मोबाइल ही काम करना बंद कर देता है। इन सब अनएक्सपेक्टेड खर्चों से खुद को बचाने का या फिर कहें तो खुद को संभालने का एक ही तरीका है और वो है इमरजेंसी फंड, जिसके कारण हम इन अनएक्सपेक्टेड हिट्स से मिनिमम डैमेज लेकर अपने फाइनेंशियल गोल्स पर आगे बढ़ सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमारी सैलरी का वो हिस्सा होता है जिसे हम पहले ही साइड में रखते हैं ताकि उससे हम अपने अनएक्सपेक्टेड खर्चों या फिर वो खर्चे जो हमारे रेगुलर फिक्स्ड खर्चों का हिस्सा नहीं है उन्हें पे कर सकें। अभी इमरजेंसी फंड के बारे में जानकर आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि कितना इमरजेंसी फंड रखने की हमें ज़रूरत है। सच कहूँ तो इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है। लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे लिए मेरा इमरजेंसी फंड मेरे 1 साल का फिक्स्ड खर्चा है। मान लीजिए मेरा मंथ का फिक्स्ड खर्चा 15,000 रुपये है, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 1,80,000 रुपये।
ये मेरा इमरजेंसी फंड है, यानी अगर ले ऑफ से मुझे सफ़र करना पड़ा तो मैं 1 साल तक घर से बिना पैसे मांगे सर्वाइव कर। अब इस कड़ी के लास्ट पार्ट में चलते हैं कि इमरजेंसी फंड का पैसा कहाँ रखें। तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट आंसर है कि उसकी एफडी करवा लें, क्योंकि इससे पैसा सेव भी रहेगा और टाइम के साथ साथ बढ़ता भी रहेगा। वैसे हाँ, इमरजेंसी फंड का एक सबसे बड़ा नियम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पैसा आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ करेंगे, ना कि अपने शौक पूरे करने के लिए। तो ये थी वो सब बातें जो आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए चाहिए थी। आप अब सब जान चुके हैं कैसे हम डेट या लोन के दलदल में फंसते हैं। आपको अब ये पता चल चुका है, और कैसे उससे बाहर निकलना है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है, उसके बारे में भी आपको अब अच्छे से जानकारी है। तो अब आगे क्या? अब आगे समय है जो भी हमने जाना और समझा उस पर काम करने का। अब समय है कि आप अपना डेट जितना भी है उसको एक पेपर पे लिखकर कैलकुलेट करें और डेट रिडक्शन की टेक्निक्स के साथ अपना डेट उतारने की तरफ पहला कदम लें, क्योंकि एक डेट फ्री जिंदगी से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। मुझे पता है आप अपने इस फाइनेंशियल गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।